तो कुल मिला के देखें तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि जो बाज़ार की क्लोजिंग है, जो आज की क्लोजिंग हुई थी, ज़्यादा नेगेटिव तो नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी क्लोजिंग ठीक ठाक ही हम मान सकते हैं। क्योंकि यदि क्लोजिंग 400 से ऊपर होती तो बहुत पॉजिटिव क्लोजिंग देखने को मिलती, क्योंकि 24,400 और 24,500 पे आपको ज़बरदस्त तरीके से कॉल राइटिंग देखने को मिलेगी। 24,400 का लेवल तो फिर भी पुट राइटर्स के जोन में अब धीरे धीरे आता हुआ दिखाई दिया है, लेकिन 24,500 का जो जोन है, ज़बरदस्त तरीके से कॉल राइटर्स ने अपनी गिरफ्त में लिया है। सबसे बड़ी कॉल राइटिंग 24,800 पे हैं और सबसे बड़ी पुट राइटिंग 24,000 के लेवलों पे हैं। 24,200 और 24,300 के लेवल्स पुट राइटर्स के जोन हैं। तो नीचे यदि बाजार 24,000 के जोन तक फिर से जाता है तो फिर दिक्कतें भारतीय बाज़ारों को आगे आने वाले दिनों में देखने को और झेलने को मिल सकती है। उसके अलावा आप देखोगे तो एफआईआईज़ की वजह से ही भारतीय बाज़ारों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा है। 1 लाख करोड़ से ज़्यादा की सेलिंग एफआईआईज़ की तरफ से पिछले कई दिनों में देखने को मिली है। मतलब एक महीने में 1 लाख करोड़ से ज़्यादा की सेलिंग होना भारतीय बाज़ारों के लिए बहुत नुकसानदायी रहा है। लेकिन फिर भी ऑल टाइम हाई से भारतीय बाज़ार केवल 8% तक की ही गिरावट हुई है। ज़्यादा नुकसान रिटेलर्स को भुगतना पड़ा है, क्योंकि जो उनके पास शेयर थे मिड कैप स्मॉल कैप के, उनमें ज़बरदस्त तरीके से 30 से 40% की गिरावट देखने को मिली है। डिफेंस सेक्टर आप देखोगे तो वहाँ के हालात और भी ख़राब दिखाते हुए नज़र आ रहे होंगे। लेकिन एक बड़ी और पॉजिटिव खबर देखने को मिली बीएससी, वोल्टास, अडानी एनर्जी, एल्केम लैब, ओबेरॉय रियल्टी और कल्याण ज्वेलर्स के लिए, क्योंकि इनको एमएससीआई इंडेक्स में शामिल किया जा सकता है। बीएससी को 312 मिलियन जो है इन्फ्लो होगा इससे, वोल्टास को 240 मिलियन का, अडानी एनर्जी को 208 मिलियन का, एल्केम लैब को 189 मिलियन का, ओबेरॉय रियल्टी को 137 का और कल्याण ज्वेलर्स को 130 मिलियन का इनफ्लो एमएससीआई इंडेक्स में आने की वजह से आता हुआ दिखाई देगा। तो ये इन शेयरों के लिए काफ़ी पॉजिटिव खबरें साबित हो सकती है। उसके अलावा आप निफ्टी के चार्ट्स को देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि भारतीय बाज़ारों में किस प्रकार से चार्ट्स बना है। यहाँ पे हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना, उसका ब्रेकडाउन देखने को मिला और फिर 24,000 के लेवलों तक आया बाजार। अब बाजार में कंसोलिडेशन का फेज है। अब यदि बाजार ऊपर या नीचे की तरफ किधर भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देता है तो उस साइड में भारतीय बाज़ारों के लिए काफ़ी दिक्कतें या काफ़ी खुशहाली आती हुई दिखाई देगी। यदि नीचे की तरफ 24,000 या 23,900 के लेवल टूटते हैं तो फिर आपको 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो कि 23,400 के लगभग है वो आता हुआ दिखाई दे सकता है। और ऊपर की तरफ यदि बाज़ार 24,420, 24,550 के लेवल ऊपर की तरफ तोड़ देता है तो फिर बाज़ार के लिए एक रिवर्सल के संकेत जो कि बाज़ार को 24,800 और 25,000 के लेवलों तक भी लेकर जा सकते हैं। तो कोई बड़ी बात नहीं है। बैंक निफ्टी आज काफ़ी डिसअपॉइंटेड किया, क्योंकि जिस हिसाब से बैंक निफ्टी में ओपनिंग हुई, कल हम बात कर रहे थे गैपअप होगा, वैसे ही गैपअप भी हुआ, नीचे की तरफ आया और फिर जो रिकवरी देखने को मिली काफ़ी ज़बरदस्त थी। लेकिन बाज़ार ऊपरी लेवलों को होल्ड ही नहीं कर सका और फिर से बाज़ार ख़त्म होते होते 400-450 पॉइंट की तेजी 450 पॉइंट की तेज़ी के साथ ही क्लोजिंग देखने को मिली। लगभग 51,260 के लगभग क्लोजिंग आई। यदि यही क्लोजिंग 51,600 के लगभग होती तो काफ़ी पॉजिटिविटी बाज़ारों में देखने को मिल सकती थी। आईसीआईसीआई बैंक ने करीब 3% तक की तेज़ी दिखाई, क्योंकि रिजल्ट में काफ़ी दम था। उसके अलावा येस बैंक देखें और टीएसयू सेक्टर के बैंकिंग सेक्टर देखें तो आपको समझ में आएगा कि किस हिसाब की तेज़ी भारतीय बाज़ारों में आप देखने को मिली है। बैंक निफ्टी की बात करें तो मंगलवार के लिए लेवल्स की बात करें तो यदि बाजार 51,350, 51,475 और 51,600 का लेवल पार कर लेता है तो फिर बाजार एक पॉजिटिव टेरिटरी में जाएगा, जो बाज़ारों को 52,000 के लेवल्स भी दिखा सकता है। तो ये चीज़ें काफ़ी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। निचली स्तरों की बात करें तो यदि बाजार फिर से 51,000, 50,900 के लेवल तोड़ता है तो फिर दिक्कतें बनेगी और बाजार फिर निचले स्तरों तक जाता हुआ दिखाई देगा, यदि आज का लो टूटता है तो, क्योंकि फिर दिक्कतें बनेगी बैंक निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के लिए ही। वैसे एक चीज़ देखा जाए तो भारतीय बाजार अभी भी नेगेटिव जोन में ही है। आने वाले दिनों में यदि भारतीय बाजार फिर से लोअर लेवलों तक आते हैं तो दिक्कतें भारतीय बाज़ारों के लिए बनती हुई दिखाई दे सकती हैं, क्योंकि फ़िलहाल भारतीय बाज़ारों में थोड़ी एफआईआईज़ की वजह से नेगेटिविटी बनी हुई है। यदि एफआईआईज़ की बाइंग फिर से चालू होती है, आज हो सकता है कि 1 महीने बाद एफआईआईज़ बाइंग करते हुए दिखाई दे, क्योंकि अच्छी खासी तेज़ी का मूड माहौल आज भारतीय बाज़ारों में बना था। और एक तरह से देखिए तो अक्टूबर महीने में इतनी एक साथ गिरावट होना भी भारतीय बाज़ारों को थोड़े राहत की सांस दे सकता है, थोड़ी सी तेज़ी फिर से लौटा सकता है। और यदि ये तेज़ी सस्टेन नहीं होती है तो दिक्कतें भारतीय बाज़ारों में बनेगी। नेक्स्ट महीना नवंबर का काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इस महीने के एंड में देखें 30 अक्टूबर और 31 अक्टूबर को इंपॉर्टेंट डेटा आएंगे। जीडीपी अमेरिकी बाज़ारों का आने वाला है। और 31 तारीख को देखें तो ईसीबी की जो
रेट कट है उस पर डिसीजन होने वाला है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट डेटा इस महीने के एंड में रहेगी और नेक्स्ट मंथ नवंबर का और भी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि वहाँ पे अमेरिकी बाज़ारों के चुनाव होने वाले हैं, अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव होने वाले हैं। तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा भारतीय बाज़ारों के लिए भी, क्योंकि कई पॉलिसियाँ हैं जो काफ़ी प्रभावित होती हुई दिखाई देगी और उसका सीधा इम्पैक्ट भारतीय बाज़ारों पर तो पड़ेगा ही पड़ेगा। उसके अलावा महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव होने हैं, तो चुनावी जो सेशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा भारतीय बाज़ारों के लिए। अब कुल मिला के देखें तो जिस प्रकार से ग्लोबली मूड माहौल अभी चल रहा है, ग्लोबली मूड माहौल तो पॉजिटिव है, लेकिन जो इजराइल और ईरान में कुछ तकलीफें चलती हुई दिखाई दे रही है, उसका इम्पैक्ट अभी भारतीय बाज़ारों पर जो पड़ा था, लेकिन इतना ज़्यादा वहाँ से भी नहीं पड़ रहा है। अमेरिकी बाज़ारों में लगातार तेज़ी ही जारी है, तो वहाँ से भी कोई नेगेटिव नहीं है, लेकिन भारतीय बाज़ारों में इनसाइडर थोड़ी दिक्कतें होती हुई दिखाई दे रही है। और एक तरह से देखें तो भारतीय बाज़ार ओवरबॉट जोन में भी थे। लगातार 16 महीने से भारतीय बाज़ारों में तेज़ी ही देखने को मिल रही थी, लेकिन लोगों को अभी भी बिलीव नहीं है कि भारतीय बाज़ारों में ऐसी गिरावट देखने को मिले, क्योंकि उन्होंने 2020 के बाद से तेज़ी ही तेज़ी देखी है। उनको पता नहीं कि गिरावट होती है तो किस प्रकार से होती है। इसी वजह से उन्होंने जो प्रॉफिट साल, 1.5 साल, 2 साल में कमाया, वो केवल 1 महीने में ही गंवा दिया। तो उनको मार्केट का असली पता चला कि भारतीय बाज़ार होता क्या है या स्टॉक मार्केट होता क्या है, क्योंकि 93% लोग नुकसान में हैं वो इसी वजह से हैं क्योंकि वो अपना स्टॉप लॉस या टारगेट सेट करके नहीं रखते हैं, और जब इस प्रकार की गिरावट होती है तो उस गिरावट में अपना माल बेच देते हैं। या तो उनको रखना चाहिए कि हम लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करें कि जहाँ पे बाज़ार में गिरावट हो थोड़ा बहुत और एड ऑन कर ले। तो मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि यदि बाज़ार 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज तक आता है तो आपको निफ्टी के ETF खरीद कर आप अच्छा खासा पैसा आगे के रूप में फ्यूचर में बना सकते हैं, क्योंकि ETF काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको भी पता है कि निफ्टी नीचे तो ज़्यादा जाने वाला है नहीं, नीचे जाएगा भी तो फिर से 26,000, 30,000, 40, 50,000 के लेवल्स में निफ्टी में आते हुए दिखाई देंगे। तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेंगे, क्योंकि निफ्टी साल दर साल आप देखें तो 10 से 15% का रिटर्न तो देता ही है। तो ये रिटर्न आपके लिए सेफ होता हुआ ही नजर आएगा, और यदि आप लोअर लेवलों पे लेते हैं तो वो रिटर्न आपके लिए जितना भारतीय बाजार नीचे आएगा वो आपके लिए ही काफ़ी पॉजिटिव होता रहेगा। तो ये सभी चीज़ें आपके लिए आने वाले दिनों में काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और अब यदि गिरावट हो चुकी है तो भारतीय बाज़ारों में ये एक हेल्थी करेक्शन भी माना जाएगा, क्योंकि बाज़ार यदि हेल्थी करेक्शन नहीं होगा तब तक भारतीय बाज़ार फिर से ऑल टाइम हाई कैसे लगाएंगे ये तो आपको भी पता है। तो ये सभी चीज़ें भारतीय बाज़ारों के लिए काफ़ी काम करती हुई दिखाई देगी। तो इन सभी खबरों पर आपकी नज़रें रहनी चाहिए MSCI इंडेक्स को लेकर, और जिस प्रकार से FIS का डेटा है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट आज भारतीय बाज़ारों के लिए रहने वाला है। मिलते हैं ऐसी खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।